जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जुलाई को बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, जिसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में आ जाता है आपका हिस्टोरी। क्या आता है? हिस्टोरी आ जाता है। हिस्टोरी, जिसमें 35 से लेके 40 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। उसके बाद आपका साइंस वाला आ जाता है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसी साइंस, इसमें भी लगभग 25 से लेके 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है आपका ज्योग्राफी, जियोग्राफी, इसमें भी आपका लगभग 20 से लेके 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक आता है आपका करेंट अफेयर। करेंट अफेयर यानी सीए, और इसी में आता है आपका बिहार का सीए। बिहार का सीए दोनों से आता है आपका 25 से लेके कितना, 30 क्वेश्चन। यानी लगभग जो है आपका 20 दूना 40, 40 60, 60 और इधर 30 90 100 मान लो, तो 100 प्लस क्वेश्चन जो है, यही चार मेजर टॉपिक सब्जेक्ट से आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग हिस्टोरी को कंप्लीट करेंगे, फिर साइंस को, फिर ज्योग्राफी, फिर आपका सीए को देखेंगे, फिर पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, सारा चीज़ को कंप्लीट इसी चैनल में मिल जाएगा आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्टोरी से। हिस्टोरी का देखो, हिस्टोरी को हिंदी से क्या बोला जाता है? हिस्टोरी को हिंदी से बोला जाता है इतिहास। और इतिहास को दो भाग में जब तोड़ेंगे तो इति होता है और हास होता है। यानी इति मतलब बीती, बीती हुआ घटना। अब कल जो बीत गया वो भी तो हिस्टोरी है, लेकिन क्या हिस्टोरी में सब चीज पढ़ना है? नहीं। हिस्टोरी में पढ़ना है आपका इम्पोर्टेंट वाला जो घटना हुआ है, उसी के हिस्टोरी के अंतर्गत रखते हैं। तो इति मतलब होता है बीती, यानी कल जो बीत गया है वही। और हास मतलब होता है कहानी, यानी बीती हुई कहानी का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जो जनक है, जनक यानी पिता, तो इतिहास के जनक हो जाते हैं आपका हेरोडोटस। कौन हो जाता है? हेरोडोटस हो जाते हैं। देखो, एस से हिस्टोरी, एस से हिस्टोरी, और एच से हो जाएगा आपका हेरोडोटस। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अध्ययन की सुविधा के अनुसार, यानी पढ़ने में हम लोग को अच्छा ढंग से मजा आए, उसके अनुसार जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इतिहास को 3 भाग में बांट दिया। पहला बोला प्री हिस्टोरी, फिर बोला अध हिस्टोरी यानी अधैतिहासिक काल। पहला बोला प्री हिस्टोरी यानी प्राग, हिंदी से प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा को बोला अधैतिहासिक काल, इंग्लिश से प्रोटो हिस्टोरी। और तीसरा को बोला ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरी नाम दिया, इतिहासकार। ठीक है। अब देखो, इसकी जानकारी हम लोग को कहाँ से मिली है, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है, और ऐतिहासिक काल की जानकारी कहाँ से मिली है, इसको देखो। तो प्राग ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिली है हम लोग को, सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को लिखा गया है। सिर्फ पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, यानी इसमें हम लोग को लिखित जानकारी नहीं मिला है। उसके बाद आते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल में। तो इसमें हम लोग को पुरातात्विक स्रोत के आधार पर तो जानकारी, इतिहास को लिखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखित स्रोत भी मिलने लगा था, लेकिन ऐसा जो लिखित स्रोत मिला, लेकिन जो अभी तक हम लोग पढ़ने में कामयाब नहीं हुए। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र बना हुआ देख रहे होंगे, और कुछ कुछ लिखा है, लेकिन क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आ रहा। ए रहता तो यहाँ बी रहता, सी एक तो पता लगता है कि ये ABCD है, लेकिन क्या क्या लिख के गया है हम लोग को अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल की घटना। ऐतिहासिक काल की घटना, यहाँ पे जो है आपका पुरातात्विक स्रोत भी मिला है और लिखित स्रोत भी मिला है। और ऐसा जो लिखित स्रोत मिला है जिसको पढ़ने में हम लोग कामयाब हो गए हैं। अभी जो हम लोग घटना में अभी हम लोग जिस घटना में जी रहे हैं, तो सारी चीज क्या है? ऐतिहासिक काल की घटना है। न किसी का अनऐतिहासिक काल की घटना है, नहीं। हम लोग की जो अभी जी रहे हैं वो किस काल की घटना है? तो ऐतिहासिक काल की घटना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो इसको बांटा कौन भाई? तो एक विद्वान था, नाम याद रखना, जॉन ब्रूस। क्या नाम था? जॉन ब्रूस। तो जॉन ब्रूस बोले कि यहाँ पे जो जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ नहीं मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ मिला है और यहाँ पे लिखा हुआ मिला है, और उसको पढ़ सके हैं। तो इतिहास को इस तरह करके बांटा था आपका जॉन ब्रूस ने। लेकिन एक फिर विद्वान आते हैं जिनका नाम रहता है जे थॉमसन। क्या रहता है? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, जे थॉमसन नहीं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, लेकिन इनका जो जो इतिहास को बांटे थे उनका नाम रहता है क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन आते हैं और बोलते हैं कि अभी जो आप लोग इतिहास पढ़े हैं, जो इस तरह करके विभाजन किया गया है प्राग, अध और ऐतिहासिक काल के रूप में, ये गलत विभाजन है। तो बोला कि ठीक है, आप बताइए कौन सा सही विभाजन है। तो बोला कि प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सी धातु मिला है? तो बोला कि यहाँ पे मिला है आपका पत्थर मिला है, बस। तो पत्थर मिला है, यानी इसको नाम दिया पाषाण काल। पत्थर, पत्थर को क्या बोला जाता है? हिस्टोरी में बोला जाता है पाषाण।
तो इसको नाम दिया गया पाषाण काल। क्या नाम दिया गया? पाषाण काल नाम दिया गया, पाषाण काल नाम दे दिया गया। उसके बाद बोला कि यहाँ पे क्या मिला है आदित्यसिक काल में, तो बोला कि यहाँ पे मिला है आपका तांबा। क्या मिला है? सॉरी, कांसा मिला है, तो इसको नाम दे दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। और यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे बताया गया कि ऐतिहासिक काल में लोहा मिलने लगा था, तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया गया लोह युगीन सभ्यता। तो क्वेश्चन आया था एक बार कि इतिहास को त्रिविभाजन किसने किया था, तो इतिहास को त्रियुगीन विभाजन करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था क्या नाम था? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर कौन बांटा, तो जॉन ब्रूस। और यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य एक भी नहीं मिला है। उसके बाद अधैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसको अच्छे ढंग से पढ़ा भी जा सका है। अभी हम लोग जो जी रहे हैं बता चुके हैं कि ये अभी ऐतिहासिक काल की घटना है। तो इसके अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया आपका पाषाण काल को। क्यों? क्योंकि अभी बताएं कि बहुत सारा पत्थर का यहाँ पे यूज हुआ करता था, तो पत्थर का काल कहा जाने लगा, यानी पाषाण काल कहा जाने लगा। फिर पाषाण काल को अच्छे ढंग से समझने के लिए पुनः 4 भाग में यानी 3 भाग में बांट दिया जाता है। फिर लास्ट में हो जाता है तांबा का खोज, जिसके कारण एक और काल नाम दे दिया जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता या फिर ताम्रपाषाण काल। ठीक है, चलो। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव थे ये सबसे शुरुआती मानव थे, तो शुरुआती मानव थे जिसके कारण इन लोग जो है उघारे घुमा करते थे। इन लोग उतना डेवलप नहीं था, एकदम बोक्का आदमी जो था वो प्राग ऐतिहासिक काल में था। फिर आगे जब पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भाग में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो देखना है कि पूरा पाषाण काल के जो मानव रहेंगे उन लोग को और बोका मानव कहा जाता है। फिर अगर यदि हम लोग पूरा पाषाण काल को फिर पढ़ेंगे तो फिर उसको 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, तो उतना नहीं पढ़ना है, इतने में स्टॉप कर देना है। चलो आगे देखते हैं। इसको कहा जाता है शुरुआती मानव, किसको? तो प्राग ऐतिहासिक काल के मानव को। यहाँ पे सबसे ज्यादा पाषाण यानी पत्थर का यूज होता था, जिसके कारण इसको पाषाण काल कहा जाता है। और फिर तांबा का खोज हो गया, इसलिए इसको पत्थर प्लस तांबा यानी ताम्र पाषाण कालीन, तांबा से ताम्र को ले लिया और पाषाण से पाषाण को ले लिया, तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है भाई? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत होता क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है पुराना अवशेष। क्या होता है? पुराना अवशेष। जैसे हो गया मृतबांड, हो गया लोटा, हो गया थारी, हो गया जो चीज भी पुराना जो पुराना हो गया था उस समय की घटना से मिला है, उसको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि अभी हम लोग जो पहने हुए हैं हाथ में या फिर जो है हाथ में पेन वगैरह, ये अगर यदि यहाँ पे कुछ घटना हो जाता है और ये दब जाता है तो आने वाला 200 साल 300 साल बाद ये सब किस रूप में उभरेगा? तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में उभरेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इतिहास का वह काल जिसमें लिखी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सका है, उसको क्या कहें? तो उसको तो प्राग ऐतिहासिक काल नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अभी बताएं कि इतिहास का वह काल जिसमें लिखी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पढ़ा गया है उसको हम लोग बोलेंगे ऐतिहासिक काल। इसका डिफिनेशन हो गया, तो सर इसका भी डिफिनेशन बता दीजिए अधैतिहासिक काल का। तो इतिहास का वह कालखंड जिसमें जिसकी जानकारी हम लोग को पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित स्रोत का भी मिलता है, लेकिन लिखित स्रोत को हम लोग स्पष्ट ढंग से पढ़ नहीं पाए हैं, उसको हम लोग अधैतिहासिक काल में रखते हैं। इसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए आता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्रोत मिला है, यानी पुरातात्विक स्रोत जो मिला है उसमें लिखित जानकारी मिला हुआ है, लेकिन उस चीज को पढ़ने में अभी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक हम रिसेंट कुछ करंट अफेयर का न्यूज देख रहे थे, उसमें बताया गया है कि अधैतिहासिक काल की कुछ जानकारी जो हमें विद्वान पढ़ने में सक्षम है, लेकिन उसका अभी प्रूव नहीं कर पाया है कोई भी विद्वान। ठीक है, क्लियर है? प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना समय था। प्राग ऐतिहासिक काल जो है सबसे पुराना समय था, इसमें सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग होता था, इसलिए इसको कहा जाता है पाषाण काल। पाषाण काल, और इसको फिर 3 भाग में बांट दिया जाता है। किसको? तो पाषाण काल को। समझ में आ रहा है? समझ में कैसे नहीं आएगा कि इतिहास को बढ़िया ढंग से पढ़ने के लिए हम लोग इतिहास को 3 भाग में बांट दिए, प्राग ऐतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसका जो विभाजन किया, इसका विभाजन करने जॉर्ज ब्रूस। नाम तो कैसे याद रखना है? सुबह सुबह हम क्या करते हैं? ब्रूस करते हैं, तो उसी से नाम याद रखना है कि सबसे पहले बार जो विभाजन किया था इतिहास को जॉन ब्रूस ने किया था। कौन किया था? जॉन ब्रूस ने किया था। फिर आया क्रिश्चियन जॉन थॉमसन नहीं, हाँ क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, जे थॉमसन ने किया था ना। तो यहाँ पे कौन आएगा? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन आएगा।
तो क्रिश्चियन जब थॉमसन आया और बोला कि जो प्राग ऐतिहासिक काल में जो चीज मिला है उसके अनुसार हम इतिहास का विभाजन करेंगे, और उस तरह करके उन्होंने विभाजन कर दिया। क्लियर है। और देखो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही ऐतिहासिक काल को पुनः बोल सकते हैं कि 4 भाग में बांटा जाता है, या फिर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे प्राचीन ऐतिहासिक काल, भारत का प्राचीन ऐतिहासिक काल, भारत का मध्य क्या बोलते हैं मध्य ऐतिहासिक काल, और आधुनिक ऐतिहासिक काल, और फिर नेहरू काल। नेहरू काल को हम लोग समकालीन काल भी बोला जाता है कि मतलब समकालीन क्या होता है, समकालीन होता है कि जो दो घटनाएं एक साथ चल रही होती है तो उस चीज को बोला जाता है समकालीन घटना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो डेवलप नहीं है, गिरिडीह में भी बहुत सारे लोग जो है डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे भी तो एक काल चल रहा है और उन लोग का भी एक काल चल रहा है, लेकिन उन लोग स्मार्ट बोर्ड नहीं देख रहा है और हम लोग स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, यानी हम लोग थोड़ा सा डेवलप हो गए हैं, हम लोग पानी के लिए तरस रहा है। तो जब एक साथ दो दो घटनाएं हो रही होती है तो उसको कहा जाता है समकालीन घटना। क्लियर है। हाँ देखो अब पाषाण काल का आरंभ जो होता है वो पूरा पाषाण काल से होता है, और फिर पूरा पाषाण काल को फिर पढ़ेंगे तो फिर इसको 3 भाग में बांटा गया है, लेकिन इतना हम लोग नहीं जाएंगे कहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है वहां से। फिर हम इसका हम लोग घटना चक्र देखेंगे और अभी घटना चक्र को सॉल्व करेंगे। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में घटना चक्र का सॉल्यूशन आ जाएगा। घटना चक्र में आपका पूर्वावलोकन किया जाएगा जो हर एग्जाम में पूछा गया है, एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सारा का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहता है पूर्वावलोकन में। क्लियर है। तो पाषाण काल का आरंभ किस काल से होता है भाई, पूरा पाषाण काल से, और इसका टाइम पीरियड जो जाता है ना लगभग अनुमान लगाया गया है भाई, अभी बता रहे हैं इसमें हम लोग को लिखित स्रोत नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग अनुमान के माध्यम से इस हिस्टोरी को लिखे हैं, यानी इस इतिहास की जानकारी हम लोग को सिर्फ अनुमान के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और इतिहासकार अनुमान लगाया है कि ये जो घटना हो रही थी ना आज से लगभग 25 लाख ईसा मसीह पूर्व से लेके 12,000 ईसा मसीह पूर्व की घटनाएं हैं। देखो ईसा मसीह के पूर्व ईसा मसीह का जब जन्म हो उससे पहले की घटनाएं जो है वो उल्टा चलती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 25 लाख से 12,000 ईसा मसीह पूर्व। क्लियर है। पाषाण काल आरंभ कहाँ से हुआ है, पूरा पाषाण काल से, तो पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड क्या है 25 लाख से 12,000 ईसा मसीह पूर्व तक। देख रहा है 25 लाख से संख्या आ रहा है हजार में, यानी सबसे ज्यादा मानव यही भी बिताएंगे। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि मानव सबसे ज्यादा किस कालखंड में बिताए थे, तो पूरा पाषाण काल में। किस काल में, पूरा पाषाण काल में। देखो मानव जो आया था शुरुआती मानव वो अफ्रीका में आया था। कहाँ पे आया था, अफ्रीका में। ये देखो अफ्रीका का चित्र बना हुआ है, यहाँ पे आके मानव बसा हुआ था। अब मानव यहाँ पे बसा हुआ था तो कुछ खाएगा, तो इन लोग खाने के लिए कुछ तो था नहीं, सब्जी वगैरह तो तब जानते नहीं थे, तो इन लोग खुद के जो रिश्तेदार रहते थे या फिर कोई जानवर रहते थे उसके भांति अपना पेट भरते थे, तो इसलिए इन लोग को कहा जाता था खाना बदोश, यानी इन लोग का मुख्य उद्देश्य है अपना पेट भरना बस। खाना बदोश आप लोग देखे होंगे, जो छोटा बच्चा हो या फिर जो पागल टाइप का आदमी रहता है उन लोग उसको क्या रहता है, उसको सिर्फ पेट भरने से मतलब रहता है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, किसका शादी लगा ब्याह लगा, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, उसका बस अपना पेट भरने का मतलब रहता है। एग्जाम्पल छोटा बच्चा ले सकते हैं, उसको क्या जानकारी रहता है कि किसी के घर में बम ब्लास्ट हुआ है, कोई जानकारी रहता है नहीं। उसको जब भूख लगता है तब चिंचाता है गली में करके। तो यहाँ तक क्लियर है। तो उस समय के मानव यानी पूरा पाषाण काल के मानव किस तरह के मानव थे, इन लोग को खाना बदोश मानव कहा जाता है, या फिर आदि मानव भी बोल सकते हैं। एकदम आदि से एकदम आदि मानव, पिछड़ा मानव थे इस समय के मानव, शुरुआती मानव। इन लोग उघारे मार करते थे, इन लोग खाद्य संग्रह करते थे। खाद्य संग्रह का मतलब है खाना को इकट्ठा करते थे, यानी कहीं पे अगर यदि जाते थे ना घूमने के लिए, तो मान के चलो उन लोग का कोई पूर्वज था, उन लोग का कोई पूर्वज था, तो इन लोग क्या करता था, उसको साथ लेके चलता था कि भूख लगेगा तो इसको मार के खा जाएंगे। ये हम लोग का भी पूर्वज की बात हो रही है। इतिहास में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारा पूर्वज तो इतना मतलब इतिहास में शामिल हो इस तरह का काम नहीं किया है, इसलिए अपना तुम्हारा जो पूर्वज है उसके बारे में नहीं पढ़ा जाता है। एक कहावत भी है कि लर्निंग हिस्टोरी इज सो इजी और बट मेकिंग हिस्टोरी इज सो डिफिकल्ट। और इस समय के मानव यानी पूरा पाषाण काल के मानव जो है आपका अखेट क्या करते थे, अखेट मतलब होता है शिकार क्या करते थे।
कोई अगर जानवर देखा तो फट से न मारो, उसको खाओ, मस्त से रहो। इस तरह का हम लोग, इस तरह के हम लोग अगर 25 लाख ईसा मसीह पूर्व जाएंगे ना, तो इस तरह हम लोग रहा करते थे, एकदम आदि मानव की तरह। फिर डेवलप होके तो अभी इस तरह करके डेवलप हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा लोग प्राग ऐतिहासिक काल में बिताए थे, और उसमें भी कहाँ पे, पूरा पाषाण काल में, लगभग 25 साल से 25 लाख ईसा मसीह पूर्व से लेकर 12,000 ईसा मसीह पूर्व तक। मानव सबसे पहले अफ्रीका में बसा था, इसलिए क्या कहा जाता है भाई, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। पालना क्या होता है भाई, जो कोई शुरुआती मानव रहता है उसको जब पाला जाता है, तो पालने के लिए कुछ रहता है ना, तो जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसको पालने के लिए झूला लाया जाता है, झूला लाया जाता है ना, सुता दो और इस तरह करके झुलाते रहो आराम से, नूनू मेरा सो रहा है। तो इस तरह करके ये जो है, मान के चलो कि झूला है, शुरुआती मानव यहाँ आके रहा, तो यहाँ पे आके झुलाया इसको, खिलाया। तो ये क्या किया, अफ्रीका क्या किया, तो उस मानव को पाला, उस मानव को पाला, इसलिए इसको कहा जाता है मानव जाति का पालना। किसको कहा जाता है, अफ्रीका को। समझ में आ गया, अफ्रीका को क्या कहा जाता है, मानव जाति का पालना। तो मानव तो सभ्य हुए, तो सभ्य मानव कहाँ पे हुए, तो सभ्य मानव हुए थे हमारे एशिया में। कहाँ पे हुए थे, एशिया में। तो एशिया को क्या कहा जाएगा, तो एशिया को कहा जाएगा सभ्यता का पालना। क्या कहा जाएगा, सभ्यता का पालना। अब पूरा पाषाण काल हम लोग देख लिए, पूरा पाषाण काल देख लिए ना। अब थोड़ा सा पूरा पाषाण काल आगे फिर पढ़ना है, तो उससे पहले हम लोग मध्य पाषाण काल की ओर चलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो था कि वहां पे किसमें खत्म किए थे टाइम पीरियड, तो 12,000 में खत्म किए थे। तो वो ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है 12,000 से, जाएगा आपका 5,000 तक, जाएगा आपका 5,000 तक। देखो मध्य पाषाण काल में लोग जो है अंतोष्टि कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिए थे। अंतोष्टि कार्यक्रम क्या होता है भाई, जो मानव पहले अपने पूर्वज को खा रहे थे, वो मानव उस पूर्वज को जलाना स्टार्ट कर रहे थे। यानी जो पहले कोई मर जाता था तो उसका क्या बोलते हैं, शरीर को खा जाता था। अब जब मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत डेवलप हो गया मानव, तो इसको क्या करना स्टार्ट किया, जलाना स्टार्ट किया, और उसी जलाने को कहा जाता है अंत्योष्टि कार्यक्रम। उसके बाद मानव ने माइक्रोलिथ का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था, यानी छोटे छोटे पत्थरों का हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था, माइक्रोलिथ का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। कौन, तो किस काल में, मध्य पाषाण काल में। क्लियर है। देखो हिंदू धर्म में जो होता है बाबू, आपका 16 संस्कार होता है, जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं, हम लोग नहीं पहनते हैं, कोई पुरोहित, तो वो एक संस्कार है। संतान जब अपने 16 वो संस्कार है। अब जब आदमी कोई मर जाता है होता है, यानी 16वां संस्कार होता है, तो उसको कहा जाता है अंतिम संस्कार। तो वही चीज लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्यों बोला जाता है, क्योंकि लास्ट हुआ संस्कार होता है, किसी भी संस्कार होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। काल को यानी प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को कहा जाता है पाषाण काल। क्यों, क्योंकि पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को पढ़ चुके हैं, मध्य पाषाण काल को देख लिए हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव ने 2 ही चीज किया है, एक अंतोष्टि कार्यक्रम किया है और एक माइक्रोलिथ का प्रयोग किया है। और उसी तरह पूरा पाषाण काल में क्या किया है भाई, तो पूरा पाषाण काल में किया है, पूरा पाषाण काल में किया है क्या, कि आग का खोज किया है, सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव की, आग का खोज किया है। ये वाला छूट गया था ना। अच्छा, मानव पहले आग खेट करते थे, खाना बदोश थे, फिर क्या बोल बताए थे कि मानव अपनी चाचा भतीजा को काट के मार के खा जाते थे। उसके बाद जब मरना स्टार्ट हो रहा था मानव, तो जब आग की खोज हो गई तो मानव मरना स्टार्ट हुआ, तो फिर उसको जलाने का काम शुरू किया गया। तो वो आ जाता है घटना आपका किसमें, मध्य पाषाण काल में। अब फिर धीरे धीरे मानव थोड़ा डेवलप होने लगा, आ जाता है आपका नव पाषाण काल में। इतिहास की घटना में जब कोई चीज खत्म होने वाला रहता है, कोई चीज एंड होने वाला रहता है, तो उसको कहा जाता है आपका उत्तर। क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैं अभी जिंदा हूँ, जब मेरा लास्ट पीरियड हो जाएगा, लगभग 200-300 साल मेरा हो जाएगा, जब हम मरने वाले रहेंगे 200-300 साल में, तो हमको क्या कहा जाता है, हमको क्या कहा जाएगा, हमको कहा जाएगा आपका उत्तर मेरा काल। ठीक है।
इतिहास की भाषा में यही कहा जाता है, मतलब कि कोई चीज जब एंड होने वाला रहता है, खत्म होने वाला रहता है, तो उसको उत्तर कहा जाता है। तो इसी तरह करके पाषाण काल खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है नव पाषाण काल, तो इसको नव कहा जाता है या फिर उत्तर कहा जाता है। समझ में आ गया। और ये स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, जहाँ छोड़ते हैं 5000 से, तो 5000 से लेके 3000 तक। अब देखो, ईसा मसीह का जन्म को हम लोग क्या मानते हैं भाई, जीरो मानते हैं। ईसा मसीह का जन्म का हम लोग मानते हैं जीरो। ईसा मसीह का जन्म हो गया तो इसको जीरो मानते हैं। इसकी जो पहले की घटना है इसको बोलते हैं ईसा मसीह पूर्व। ईसा मसीह पूर्व की घटना। और इसके बाद की घटना जो है, ईसा मसीह जन्म के बाद की घटना जो है, इसको बोलते हैं ईस्वी। क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश से एडी, और इसको बोलते हैं ईसा मसीह पूर्व को बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट और एना डोमिनी। ईसा मसीह का जन्म हो गया, इससे 25 लाख पहले की घटना है आपका प्रागैतिहासिक काल। उससे 12,000 की घटना है आपका मध्य पाषाणिक काल। और 5,000 की घटना है आपका क्या, तो नव पाषाण काल। क्लियर है। उसके बाद नव पाषाण काल के एंड में आपका हो जाता है तांबा का खोज। अब तांबा का खोज हो जाता है तो विद्वान कहने लगते हैं कि ठीक है, एक नया युग का शुरुआत हो रहा है। तो इसको एक ताम्र पाषाण काल, क्या नाम दिया गया, ताम्र पाषाण काल। जब तांबा का खोज हो जाता है तो इसी का विकसित रूप में बढ़िया सा विकास वाला, यानी मानव पहले क्या था, मानव पहले था, मतलब हम लोग का पूर्वज, मानव छोड़े, हम लोग का पूर्वज पहले क्या था, बोका था। बोका यानी इस तरह करके चलता था एकदम ललहा जैसा। उसके बाद थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, अंतोष्टि कार्यक्रम स्टार्ट किया मध्य पाषाण काल में, फिर नव पाषाण काल में आया, फिर ताम्र पाषाण काल में आया, फिर आ गया सिंधु घाटी सभ्यता में। विकसित हो रहा है मानव। हाँ, क्लियर है यहाँ तक। पूरा पाषाण, अब देखते हैं थोड़ा सा पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, इस समय मानव खाना बदोश था, पढ़ा चुके हैं अभी, देखे थे ना लोग कि पूरा पाषाण काल के मानव जो थे खाना बदोश था। इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज थी। आग की खोज थी तो मानव थोड़ा बहुत जब जो मनुष्य को मार के खा रहे थे, इसको पका के खाने लगे, पका के खाने लगे। फिर जैसे ही मध्य पाषाण काल आया तो अंत वाला बता चुके हैं। देखो, ईसा मसीह का जन्म हो गया, उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। उसके पूर्व की घटना को बोला जाता है ईसा मसीह पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना को बोला जाता है एनो डोमिनी। क्या बोला जाता है, एनो डोमिनी बोला जाता है, एडी बोला जाता है। 2026 ये आता है आपका ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना। और ईसा मसीह जन्म की बाद की घटना को पॉजिटिव में लिखा जाता है, यानी सीधा में लिखा जाता है। इसके जो पहले, जैसे कि आएगा आपका क्या, जैसे कि आएगा आपका 5,000 से लेकर 3,000 तक। ये क्या है भाई, तो ईसा मसीह पूर्व की घटना है, ईसा मसीह पूर्व की घटना है। और इसमें 2021, 22, 23, 24, 25, 26 ये क्या है भाई, तो ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना है। यानी ईसा मसीह का मृत्यु, ईसा मसीह का जन्म अभी कितना, तो बता सकते हैं कि 2002 हुआ है। किसका, ईसा मसीह का। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो वहां से कैलेंडर बनाया आपका 1600 ईस्वी में। कौन बनाया था, पॉप गैलोरी ने बनाया था। पॉप गैलोरी, क्या नाम था, पॉप गैलोरी। यहाँ पे गेगोरी लिख दिया है ना, हाँ, पॉप गेगोरी, गेगोरी ने बनाया था 1600 ईस्वी में। क्लियर है। पूरा पाषाण काल देख लिए, पूरा पाषाण काल देख लिया ना। अब देखते हैं कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत होती है आपका नौ पाषाण काल। कृषि की शुरुआत कहाँ पे होती है भाई, नौ पाषाण काल। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई थी, तो देखो, जब हम लोग अफ्रीका में थे, कहाँ पे थे, अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या बोलते हैं, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। अब अफ्रीका में देखो, जब मनुष्य मरने लगा, वहाँ पे खाना की कमी होने लगी, मनुष्य मरने लगा, क्या बोलते हैं, एक दूसरे को मार के खाने लगा, खाना का तंगी आ गया। तो बहुत सारे खाना बदोश आपस में लड़ने लगे, यानी आदि मानव आपस में लड़ने लगे। अब लड़ने लगे तो कोई इधर उधर छितरा गया, छितरा गया तो आ गया आपका मध्य एशिया में। कहाँ पे आ गया, मध्य एशिया में आ गया। नहीं बनाया क्या, नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य एशिया में आ गया। जब मध्य एशिया में आ गया ना, तो मानव क्या करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत कृषि करना स्टार्ट किया। मतलब कोई चीज मिला होगा उन लोग को, तो उसको निकाला,
खाया, खा के देखा तो बोला अच्छा लग रहा है, मनुष्य तो टेस्टी लग रहा है, तो उसको पहले कच्चे खाने लगा, फिर फेंकने लगा, जब फेंका तो फिर उपज उठ गया, 7-8 दिन 10 दिन बाद, महीना भर बाद देखा होगा कि फिर उठ गया, फिर उसको खाया होगा, फिर फेंका होगा, तो उन लोग के मन में एक क्रिएटिविटी जागा कि अरे यार इसका मतलब है किसी चीज को हम खा रहे हैं, इसको फेंकेंगे तो फिर दोबारा उत्पन्न हो जाए। अब क्या करेंगे, अब उसको खाएंगे नहीं, पहले उसको रोपेंगे फिर खाएंगे, तो उसके बाद दो दो को रोपना स्टार्ट किया, एक को खाना स्टार्ट किया, फिर उस तरह करके धीरे धीरे करके कृषि का विकास होने लगा। अब कृषि का विकास देखना है और आवास की शुरुआत देखना है, तो ये स्टार्ट होता है कब, मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से स्टार्ट होता है। तो कृषि का जब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे मानव कृषि के साथ साथ आवास बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि कृषि को करने के लिए आवास बनाना जरूरी होता है। यहाँ पे आप कृषि करेंगे, मतलब गांव में कृषि करेंगे और रहेंगे शहर में तो पॉसिबल नहीं है, गाय वगैरह चर के खत्म कर देगा सब। तो उसी तरह करके वहीं पे आवास बनाना स्टार्ट किया। अब अकेले तो रहेगा नहीं, किसी को साथ में रखेगा, तो आदमी सब डर रहा था। तो सबसे पहला जो है पशु के रूप में कुत्ता को पालना नवपाषाण काल के लोगों ने शामिल किया। तो इन लोगों ने आवास बनाया, फिर पहला पशु के रूप में कुत्ता को पाला। फिर जब कुत्ता को पाला, फसल हो गया, मान के चलो चावल हो गया, फिर धान हो गया, तो उसको इकट्ठा करने के लिए कुछ तो बनाएगा ना, तो इन लोगों ने मृदभांड का आविष्कार करना स्टार्ट किया। मृदभांड बनाया, फिर पहले मनका बनाया। मनका क्या होता है, इस तरह होता है। उसके बाद जब उसको गोल स्वरूप दिया जाता है, तो इसको मतलब गोल स्वरूप दिया जाता है, बढ़िया ढंग से बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है मृदभांड। मिट्टी के बने हुए घड़ा को मृदभांड कहा जाता है, इस तरह भी बोल सकते हैं। फिर इन लोगों ने मृदभांड बना लिया ना, तो उसके बाद अब भाई इस एक जगह से दूसरी जगह तो ले भी जाना पड़ेगा ना। मान के चलो यहाँ पे खेत है, यहाँ पे आवास बनाया है, इस तरह करके क्या बनाया है, यहाँ पे आवास बनाया है, तो यहाँ से कंधे कांधा में उठा के नहीं ले जाएगा ना, मान के चलो इस तरह करके ले जाएगा तो भारी लगेगा। तो इन लोगों ने पहिया का आविष्कार करना स्टार्ट किया। पहिया में जब लादा और मतलब पहिया का आविष्कार करना स्टार्ट किया। पहिया का आविष्कार करता है आपका मानव नवपाषाण काल में। और यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है, देखो मध्य एशिया में दो खानाबदोश या फिर बहुत सारे खानाबदोश आपस में लड़ गए, आ जाते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ में इन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया। वही चीज लिखा है वो, दो दो होगा या फिर बहुत सारे, दो दो खानाबदोश आपस में लड़ गए, फिर मेहरगढ़ का एरिया है, यहाँ पे इन लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया। इसकी जानकारी हम लोग को कैसे मिली है भाई, इसकी जानकारी कैसे मिली, तो इसकी जानकारी हम लोग को सिर्फ अनुमानित तरीके से मिली है, लिखा हुआ सच नहीं मिला है, अनुमान लगाए कि इस तरह का घटना हुआ होगा। और उसके बाद मेहरगढ़ का एरिया जो है ये दो पहाड़ी से घिरा हुआ था, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी। अरे ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है पता है, जहाँ पे मानव ने सबसे पहली बार खेती करना स्टार्ट किया, पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अभी भूखा है, भिखमंगा है, देख रहा है। कृषि की शुरुआत यहाँ से हो रही है यार, यहीं पे मानव अभी बहुत सारा महंगाई है यहाँ पे अभी। हमको लग रहा है 400 या फिर 500 रुपया केजी आटा है, वैसे ही देखे थे। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है, तो सुलेमान तथा तिरथर पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। और देखो घैली, घैली थैली लिख दिया है, घैली मृदभांड, यानी मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं, मन का। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था पीसीएस में। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियन। होमोसेपियन। और मानव कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया कि पूरा पाषाण काल में ही हम लोग को मानव देखने को मिल गया था, क्या उन लोग मानव थे? नहीं भाई, हम लोग तो मानव नहीं थे, हम लोग खानाबदोश थे, हम लोग को मानव कहाँ बोले। मानव हम लोग बोलना स्टार्ट किए हैं अंत्येष्टि कार्यक्रम के बाद, यानी नवपाषाण काल में। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि होमोसेपियन की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, या फिर होमोसेपियन की शुरुआत हुई थी किस काल से, तो नवपाषाण काल से। अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ, मानव थोड़ा बुझने लगा कि चाचा भतीजे को मार के नहीं खाना चाहिए, हम लोग के पूर्वज है, इन लोग को प्रणाम करना चाहिए, इसके जगह में हम लोग खेती करना स्टार्ट करेंगे और इन लोग को जलाना स्टार्ट करेंगे। फिर उन लोग को जला दिए। फिर आता है नवपाषाण काल, कृषि करना स्टार्ट किए और इसी को कहा गया होमोसेपियन की शुरुआत, यानी अब मानव बनना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नवपाषाण काल से मानव बनना स्टार्ट हुआ था। हम लोग कहाँ से बनना स्टार्ट हुए, हम लोग के पूर्वज, हम लोग नहीं, हम लोग तो 2000 के बाद पैदा ही लिए हैं।
अब देखो सबसे लंबा कालखंड, एक बार क्वेश्चन पूछा था सबसे लंबा कालखंड, तो कौन सा कालखंड था? पूरा पाषाण काल। संख्या क्या थी? 25 लाख ईसा मसीह पूर्व से लेकर 12,000 ईसा मसीह पूर्व तक। अंतोष्टि कार्यक्रम किस काल अंतोष्टि कार्यक्रम किस कालखंड से शुरू किया गया? तो मध्य पाषाण काल से। किस कालखंड से? मध्य पाषाण काल से। अंतोष्टि माने अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया गया था किसे? तो मध्य पाषाण काल से। अब क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल की सबसे पहली नींव किस आधार पर रखी गई है? तो नव पाषाण काल की, समझो, नव पाषाण काल की नींव रखी जाएगी, यानी नए की नींव रखी जाएगी, तो किस आधार पर? कृषि करना स्टार्ट किया था ना, तो कृषि के आधार पर। क्वेश्चन था कि नव पाषाण काल की सबसे पहली नींव किस आधार पर रखी गई थी? तो कृषि के आधार पर। कृषि के लिए अस्थायी आवास जरूरी होता है, कृषि के आधार पर जो है नव पाषाण काल की नींव रखी गई थी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं, नव पाषाण काल से बहुत सारे जगह मिले हैं, बहुत सारे जगह मिले हैं, तो सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सब एग्जाम में नहीं पूछता है, तो गिना चुना क्वेश्चन आता है, मतलब गिना चुना जगह को पढ़ेंगे और उसी से क्वेश्चन आता है। जैसे आता है यहाँ पे देखो, एकदम जम्मू कश्मीर, एकदम कपार में चढ़ के देखो, कपार में चढ़ के देखेंगे तो आएगा आपका बुर्ज होम। ये आता है जगह आपका जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम। यहाँ से आपका गर्क आवास का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से एक चीज देखने को मिला है कि कुत्ता जो रहता था ना, वो गर्क आवास में रहता था, क्योंकि यहाँ पे देखो ठंडा वाला एरिया है ना, तो कुत्ता देखो इतना समझदार था उस समय का कि कुत्ता क्या किया, पैर से अपना कुछ फोड़ा, थोड़ा सा बहुत फोड़ा, मतलब समझ रहे, गड्ढा किया और उसमें घुस जाता था। तो जो ठंडी हवा चलती थी तो ऊपर से पार हो जाती थी, कुत्ता को लगता था नहीं, कुत्ता बोलता एक नंबर। तो कुत्ता जो है आपका गर्त आवास बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद वो जो होम से ही मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आता है मेहरगढ़, तो पढ़ाई नहीं है, यहाँ से कृषि के प्रमाण मिलते हैं। यूपी का जगह है कोल्डिवा, यूपी का जगह है क्या? कोल्डिवा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यूपी के कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। बिहार का एक जगह है चिरान, बिहार की जगह क्या है? चिरान। देख रहा है, पूरा पाषाण काल में भी बिहार का नाम आ रहा है। बिहार कितना पुराना है सोचो, बिहार का नाम कहाँ आ रहा है? पूरा पाषाण काल, जहाँ पे मानव एकदम मौका थे, वहां से भी देख रहा है बिहार जगह था। ये अनुमान लगाया गया है। तो बिहार से एक जगह मिला है नवपाषाण काल का, चिरान। अभी शायद छपरा या फिर सारण जिला में है ना, चिरान। उसके बाद मध्य प्रदेश से एक जगह मिला है भीमबेटका। यहाँ पे आपका गुफा चित्रकारी का स्वरूप मिलता है, यानी गुफा चित्रकारी का कला देखने को मिलता है भीमबेटका से। ये देखो मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना, भीमबेटका। अच्छा, कौन सा जिला? किसी जिला में होगा ना, तो रायसेन जिला में है। किस जिला में? रायसेन जिला में है। कौन नदी के किनारे होगा? तो यहाँ पे देखो नर्मदा नदी बहती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कौन सा पर्वत होगा? यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी के तट पर जो है आपका रायसेन जिला है, जहाँ पे भीमबेटका में गुफा चित्रकारी देखने को मिला है। क्लियर है? अगला देखो, अब देखते हैं दक्षिण भारत और चित्रकला का साक्ष्य। मतलब दक्षिण भारत में भी बहुत सारे जगह मिले हैं, उसमें से एक प्रमुख जगह जो आता है आपका मद्रास आता है। क्या आता है? मद्रास आता है। मद्रास का पल्लव रन, मद्रास का पल्लव रन, यहाँ से मानव के जो कंकाल है, खोपड़ी के कंकाल, उसके साक्ष्य देखने को मिला हुआ है। कहाँ से? मद्रास के पल्लव रन से। मद्रास का जगह का नाम है पल्लव रन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो मद्रास में एक वंश का उदय होता है जिसका नाम रहता है पल्लव वंश। आगे पढ़ना है पल्लव वंश के बारे में। तो मद्रास में पल्लव वंश, यानी मद्रास में पल्लव रन से मानव के कंकाल मिला हुआ है। तो पल्लव रन के पास पहली बार मानव की खोपड़ी यानी कंकाल मिला हुआ है, यानी उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चिरान देख लिए बिहार में, बिहार का सबसे प्रमुख जिला चिरान, छपरा, सारण में। मध्य प्रदेश वाला देख लिए, भीमबेटका में सबसे पहले क्या लिख दिया? अर्धमानव ने, मतलब क्या बोलते हैं इसको? अर्धमानव लिख दिया है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं आदिमानव। आदिमानव ने चित्र बनाया था। स्थान कहाँ पे है? रायसेन जिला, नर्मदा घाटी, विंध्याचल पर्वत के पास वाला एरिया। क्लियर है? देख लिए कि नवपाषाण काल में कौन कौन सा जगह मिला है। आगे देखो, आगे बताए थे कि एक विद्वान आता है जिसका नाम रहता है क्या? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्या नाम रहता है? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। तो बोलता है कि
अभी तक जो तुम लोग इतिहास पढ़ा है ना कि इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये गलत पढ़ाया है तुमको। जॉन ब्रूसवा जो बांटा है ना, गलत बाता है। तो इसको बोला गया क्रिश्चियन जॉन थॉमसन को कि तुम ही बांटो। तो इस ये बोला कि बताओ यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे मिला है महाराज पत्थर। बोला पाषाण युगीन सभ्यता। बोलो यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे मिला है महाराज कांसा, कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ पे क्या मिला है, तो ऐतिहासिक काल में मिला है लोहा, इसको कहा गया लोह युगीन सभ्यता। इस तरह करके बांट दिया, विद्वान काला गया पूरा एकदम तहलका मचा दिया। बोला यार इतिहास को बांटना इतना ईजी है। इस तरह करके इतिहास का विभाजन कर दिया कौन, तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। तो वही चीज लिखा हुआ है। हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग यानी 3 खंड में बांटते थे, जिसे आगे चलकर क्रिश्चियन जॉन थॉमसन नामक विद्वान ने नकार दिया और इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किया उसके मिलने वाले धातु के अनुसार। यहाँ पे पत्थर धातु मिला इसलिए पत्थर युगीन सभ्यता, यहाँ पे कांसा नाम का धातु मिला कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ लोहा धातु मिला इसलिए लोहा युगीन सभ्यता। क्लियर है। लिखित वर्सेस अलिखित को कौन बांटा था, जॉन ब्रूस ने बांटा था। यानी कहाँ पे लिखा हुआ साक्ष्य है, कहाँ पे लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, उसके अनुसार जॉन ब्रूसवा बांट के गया था। कौन, ब्रूसवा बांट के गया था। क्लियर है ना यहाँ तक सब, हाँ क्लियर रहना चाहिए। देखो वही चीज लिखा है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज ये मतलब याद रखने के लिए बता दिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन, लेकिन यहाँ जे थॉमसन की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रहा था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन का, जिन्होंने इतिहास को उसके मिलने वाले धातु के अनुसार त्रियुगीन विभाजन किया। अगला देखते हैं पुरातात्विक संग्रहालय और जनक। यानी पुरातत्व जो मिल रहा था इसको कहीं इकट्ठा करेंगे ना भाई, ना ऐसे ही मिल रहा है फेंक देंगे। भाई मिल रहा है तो कब का है कब का नहीं है पता लगाएंगे, तो इसको इकट्ठा कहीं पे करेंगे तब। तो इसको इकट्ठा करने के लिए घर बनाया गया। क्या बनाया गया, घर बनाया गया, जिसको कहा गया पुरातात्विक संग्रहालय। क्या कहा गया, पुरातात्विक संग्रहालय। तो क्वेश्चन इससे पूछा गया था, इतिहास का कालखंड को त्रियुगीन, देखो अभी जो पढ़ा है ना कि इतिहास के कालखंड को त्रियुगीन विभाजन किसने किया, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। अब क्वेश्चन एक है कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय प्रसिद्ध है आपका पुरातात्विक संग्रहालय के लिए। किसके लिए, पुरातात्विक संग्रहालय के लिए। पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है भाई, तो पूरी दुनिया के लिए, जो पूरी दुनिया का जो पुरातात्विक स्रोत मिलता है उसको जो इकट्ठा किया जाता है कहाँ पे, कोपेनहेगन में इकट्ठा किया जाता है। कोपेनहेगन है कहाँ, कोपेनहेगन है आपका डेनमार्क में। ये नाम किसी आदमी का नहीं है, जगह का नाम है कोपेनहेगन, ये है डेनमार्क में। डेनमार्क कहाँ है भाई, यूरोप में। यानी बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय है आपका यूरोप में। अच्छा, जब पूरी दुनिया का पुरातात्विक संग्रहालय यूरोप में हो सकता है तो क्या भारत का पुरातात्विक संग्रहालय नहीं हो सकता है, क्यों भारत में पुरातात्विक स्रोत नहीं मिलता है। तो भारत में भी पुरातात्विक संग्रहालय है और उसका नाम है मानव इंदिरा गांधी संग्रहालय। क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम है। क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। है कहाँ पे भाई, तो ये है आपका मध्य प्रदेश भोपाल में। तो क्वेश्चन आया हुआ था भोपाल एमपीपीसीएस में कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अच्छा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय पहले इसका नाम नहीं था, इसका नाम पहले था राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या नाम था, राष्ट्रीय संग्रहालय। लेकिन नामकरण चेंज करने में हमारा भारत देश आगे है तो नाम रख दिया गया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्लियर है। क्वेश्चन है कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, तो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है आपका मानव संग्रहालय। बोले थे ना, मानव संग्रहालय नाम है और इसी को कहा गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कहाँ पे है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, किसी मंत्री के अंतर्गत आएगा, तो ये आता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, भारत में पुरातात्विक विज्ञान का जनक कहा जाता है कनिंघम को। यानी पुरातात्विक का जो खोज करने वाला जो व्यक्ति था, नाम था इसका कनिंघम। क्या नाम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। एकदम खतरनाक, देख रहा है नाम, लग ही रहा है कुछ खोज करने वाला है। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारत का पुरातात्विक जनक कहा जाता है किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन आएगा कि पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है भाई, तो पुरातात्विक संग्रहालय है पूरे विश्व का कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क में है। डेनमार्क कहाँ है, यूरोप में है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है,
तो भारत का है भोपाल में, क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम है। इसका पहले नाम क्या था, तो मानव गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय था। राष्ट्रीय संग्रहालय का नामकरण चेंज करके क्या रखा गया है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया है। कुछ भी क्वेश्चन आया, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग जॉन ब्रूसवा के बारे में देखे थे ना। जॉन ब्रूसवा जो इतिहास को लिखित स्रोतों के आधार पर पढ़ता है इतिहास को। तो जॉन ब्रूस कौन था, जॉन ब्रूस था एक पुरातत्वविद। पुरातत्वविद मतलब पुराना अवशेष को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाला आदमी था, और भूगर्भ वैज्ञानिक था। कौन था, भूगर्भ वैज्ञानिक था और पुरातत्वविद था। क्वेश्चन आया हुआ था कि जॉन ब्रूस संबंधित है, ऑप्शन में दोनों था, तो क्या होगा, दोनों होगा। कोपेनहेगन संग्रहालय को क्या कहा जाता है, विश्व का संग्रहालय है। कोपेनहेगन संग्रहालय क्या है, विश्व का संग्रहालय। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। कोपेनहेगन संग्रहालय एक जगह का नाम है जहाँ पे पूरे विश्व का पुरातात्विक स्रोत, मान के चलो ये पुरातात्विक स्रोत है आने वाला जनरेशन के लिए, तो इसको इकट्ठा किया जाता है, इसके बारे में रिसर्च किया जाता है कि कब किस कालखंड की घटना है, किस कालखंड का होटल है, यहाँ पे लिखित जानकारी है और पढ़ भी सक रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ऐतिहासिक काल की वो होटल है, खत्म, बस और कुछ थोड़ी। उसके बाद आता है कनिंघम। इसको क्या कहा जाता है भाई, तो भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका नाम है। भोपाल में क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्लियर, एकदम मस्त से लिखा हुआ है सब चीज। हम लोग देख लिए, पाषाण काल को देख लिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को देख लिए। अब थोड़ा सा फिर से आते हैं हम पाषाण काल, किसमें आते हैं भाई, पाषाण काल में। पाषाण काल में क्या हुआ था, तो आग का खोज हुआ था। इस समय के मानव का आदि मानव कहा जाता था। इस समय पूरा पाषाण काल के मानव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, आग की खोज थी। उसके बाद देखें मध्य पाषाण काल, क्या देखें, मध्य पाषाण काल देखें। मध्य पाषाण काल में हम लोग को साक्ष्य मिला है पशुपालन का। मध्य पाषाण काल, समझो बात, मध्य पाषाण काल में क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। लेकिन ये व्यवस्थित ढंग से साक्ष्य नहीं मिला है। व्यवस्थित ढंग क्या होता है सर, तो व्यवस्थित ढंग होता है, मान के चलो कि हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, आज हम लोग पढ़े एक चैप्टर, कल पढ़ेंगे 10वां चैप्टर, फिर परसों पढ़ेंगे 7वां चैप्टर, और नरसों पढ़ेंगे छठा 13वां चैप्टर, ठीक है, इस तरह करके पढ़ेंगे। ये क्या सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं। सिस्टमेटिक ढंग होता है कि आज एक चैप्टर किए, कल 2 चैप्टर किए, परसों 3 चैप्टर किए। उसी तरह करके यहाँ जो पशुपालन किया गया है, ये किसी किसी जगह से मिला है, व्यवस्थित ढंग से नहीं मिला है। मान के चलो कि झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में 24 जिला है, तो 24 जिला में पशुपालन का नहीं मिला, एक जिला में मिला है, बोकारो में। उसके बाद देख रहे हैं रामगढ़ में है ये नहीं, रांची में है ये नहीं है पशुपालन के साथ। तो हम लोग अनुमान लगाए हैं कि यहाँ पे जो है आपका व्यवस्थित ढंग से पशुपालन नहीं किया जाता था। तो सर व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ से देखने को मिला है, तो मिला है आपका नव पाषाण काल में। याद करो, मानव पहला पशु के रूप में कुत्ता को पाला था, और वो जो है नव पाषाण काल की घटना है। क्लियर है। और जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, आदमगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है, आदमगढ़। आदमगढ़ है कहाँ पे, आदमगढ़ है आपका मध्य प्रदेश में, और इसको पढ़ा चुके हैं। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। देखो, नौ पाषाण काल में हम लोग को जो है पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, और वो भी जो है व्यवस्थित ढंग से, यानी सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग को मिलना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद नौ पाषाण काल में ही हम लोग देखें कृषि करना स्टार्ट किए। उसके बाद विशाल शव जो मिला है हम लोग को नौ पाषाण काल में मिला है। कहाँ पे मिला है, नौ पाषाण काल में। और ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है चिलकोलित। चिलकोलित, ये ट्रिक बताए, वो ट्रिक बताते हैं वो कि ज्यादा चिल्लाएगा तो मारेंगे तमाचा, तो चिल्लाना से हो जाएगा चिलकोलित, और तमाचा से हो गया ताम्रपाषाण काल। तो क्वेश्चन आया था ताम्रपाषाण काल किससे संबंधित है, तो ताम्रपाषाण काल आपका चिलकोलित से संबंधित है। देखो, कृषि जो है ना, कृषि इस सबसे पहले कृषि हम लोग को देखने को मिला है ईरान में। कहाँ पे, ईरान में। और वो भी किस चीज की, जौ की, लेकिन अस्थायी ढंग से। लेकिन ये व्यवस्थित ढंग से मिला नहीं है ईरान में, ये अस्थायी ढंग से मिला है। अस्थायी ढंग से मिला है। तो अस्थायी ढंग से कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ है सर, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ है कहाँ पे, पाकिस्तान में है। और चावल के साक्ष्य हम लोग को देखने को मिला है कोल्डिवा से, यूपी का, यूपी के कोल्डिवा से। क्लियर है। प्राचीनतम साक्ष्य में आ जाता है आपका लोहरा देव। और लोहरा देव से जो चावल के साक्ष्य मिला है ना, ये बताया गया है
कि 8000 ईसा मसीह पूर्व की घटना थी। 8000 ईसा मसीह पूर्व की घटना थी। कौन सी? लोहरा देव में जो चावल के साक्ष्य मिले, लोहरा देव में जो चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोहरा देव से मिला है। और लेकिन ये जो है आपका नवीनतम खोज के अनुसार है, नवीनतम खोज के अनुसार है। कौन सा? लोहरा देव वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला कृषि का साक्ष्य जो मिला है आपका, तो ऑप्शन में रहेगा अगर लोहरा देव तो लोहरा देव मानना है, कोल्डिवा रहेगा कोल्डिवा मानना है, और नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ रहेगा ही, इसको मानना है। मेगालिथ का संबंधित किस कालखंड से है? तो मेगालिथ का संबंधित है आपका नवपाषाण काल से। किसे है? मेगालिथ का संबंधित है आपका नवपाषाण काल से। क्लियर है? अब देखते हैं मृदभांड। मृदभांड जो है आपका हस्तिनापुर से मिलना स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन है गिरगर्णीय मृदभांड सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? हस्तिनापुर में। ये है कहाँ भाई? हरियाणा का जगह है हस्तिनापुर। मेहरगढ़ एक ऐसी सभ्यता है जो सबसे लंबे समय तक चली थी। मेहरगढ़ जो है सबसे लंबा समय तक चला था, क्योंकि वहाँ पे सिंधु नदी है, जिसके कारण जो है जीवन अच्छा ढंग से सर्वाइव हो पाया, सभ्यता अच्छे ढंग से फली फूली। सिंधु नदी है, देखो यहाँ पे किरथर पहाड़ी है, उसके बाद सुलेमान पहाड़ी है, दोनों के बीच में सिंधु नदी है। यहीं पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सबसे लंबा चला सिंधु घाटी सभ्यता। मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ को हड़प्पा से खुदाई हुआ, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। समझ में आ गया? तो यहीं पे जो है आपका सबसे लंबा जीवन काल बिताया, क्या बोलते हैं, सभ्यता के लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे सभ्यता का विकास करना पॉसिबल था। मेहरगढ़ दोनों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है, बीच में सिंधु नदी के आसपास का एरिया था, जिस कारण यहाँ पे खेती आराम से हो रही थी, पानी की कोई कमी नहीं थी, धावन चाल गेहूं एकदम मस्त से उग रहा था, इसलिए यहाँ पे लंबे समय तक सभ्यता जो है फली फूली। क्लियर है? क्वेश्चन है कि वह कौन सा एरिया है जहां से प्राचीनतम स्रोत यानी प्राचीनतम स्रोत भी मिला है, ऐतिहासिक काल का भी स्रोत मिला है, और ऐतिहासिक काल का भी स्रोत मिला है। तो मेहरगढ़ से जो है आपका बाबू, मेहरगढ़ नहीं देखे हैं? मेहरगढ़ नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि का शुरुआत हुआ है। तो क्या हुआ? प्राचीनतम स्रोत मिला, ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता मिला है, हड़प्पा सभ्यता मिला है, तो ऐतिहासिक काल का भी स्रोत मिला, और नवपाषाण काल सॉरी ऐतिहासिक काल का स्रोत तो मिलता ही है। अभी जाके पाकिस्तान में खोजेंगे तो वहाँ पे बम ब्लास्ट वाला आदमी मिलेगा, तो अभी की भी घटना मिलती है। तो वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा था कि वह कौन सी एरिया है, या फिर कौन सी सभ्यता है बोल सकता है, या फिर कौन सी एरिया है जहाँ पे प्राचीनतम स्रोत, ऐतिहासिक काल के स्रोत और ऐतिहासिक काल के स्रोत मिला है। तो मेहरगढ़ है कहाँ पे? पाकिस्तान। क्लियर है? भीमबेटका की चित्रकारी किस प्रकार की चित्रकारी थी? वहां के लोग जो है गुफा में चित्र बनाया करते थे, इसलिए कहा जाता है गुफा चित्रकारी थी। क्लियर है? मेगालिथ का संबंध है नवपाषाण काल से, चिल्कोलिथ का संबंध है ताम्रपाषाण काल से, और माइक्रोलिथ का संबंध है आपका मध्यपाषाण काल से। इसको याद कैसे रखेंगे भाई? याद कैसे रखेंगे? तो देखो चिल्को, अभी बताए थे ट्रिक ना, ज्यादा चिल्लाएगा तो मारेंगे तमाचा। तो चिल्कोलिथ ताम्रपाषाण काल। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का मतलब क्या था? माइक्रो का मतलब होता है बीच बीच वाला, माइक्रो मतलब क्या होता है? बीच बीच वाला या फिर छोटा। तो माइक्रो से हो जाएगा मध्य, और लिथ से हो जाएगा पाषाण, यानी मध्य पाषाण काल। और इसका याद रखो मेगालिथ नवपाषाण काल, मेगालिथ का संबंध नवपाषाण काल। अब देखते हैं खेती जो है बाबू दो तरह की होती है, एक होता है व्यवस्थित ढंग से, एक होता है अव्यवस्थित ढंग से। तो अव्यवस्थित ढंग से मध्य पाषाण काल में हम लोग को साक्ष्य देखने को मिला है, और व्यवस्थित ढंग से जो मिला है आपका नवपाषाण काल में। याद करो मेहरगढ़ की घटना देखे हैं, और लोहरा देव नवीनतम खोज के अनुसार, यानी नया खोज जो हुआ हाल फिलहाल में 8000 ईसा मसीह पूर्व, 8000 ईसा मसीह पूर्व। तो हम लोग को एक जगह मिला लोहरा देव, वहां से पता लगाया गया कि वहाँ पे जो है आपका कृषि के साक्ष्य मिले। क्लियर है? और अव्यवस्थित ढंग से जो है कृषि के साक्ष्य मिला है कहाँ पे? तो आदमगढ़ से मिला है। कहाँ से? आदमगढ़ से। आदमगढ़ है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है? मध्य प्रदेश से जो है आपका, मध्य प्रदेश से जो है आपका आदमगढ़ एक जगह मिला है जहां से अव्यवस्थित ढंग से कृषि के खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और एक जगह है बागोर, और एक जगह कहाँ है? बागोर।
और यूपी का भी एक जगह है सराय बहादुर। तो सराय यूपी के सराय बहादुर से, राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से खेती के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अव्यवस्थित ढंग से मिला हुआ है। हड्डी के साक्ष्य प्रतापगढ़ से मिला है। हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्रतापगढ़ से। है कहाँ पे भाई? यूपी में है प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी एक बार पूछा था क्वेश्चन कि हड्डी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो प्रतापगढ़ से यूपी में है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य। तो मध्य पाषाण काल में जो शव मिला है ना, यूपी के दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला है? यूपी के दमदमा से मिला है। और महदाह से जो है बहुत सारा हड्डी के औजार मिला है। हड्डी के औजार कहाँ से मिला है? देखो, हड्डी के औजार मिला है आपका महदाह से। हड्डी के औजार कहाँ से मिला है? महदाह से, जो यूपी में है। और यूपी का ही एक जगह है दमदमा, यहाँ से बहुत सारा लाश मिला है, बहुत सारा लाश मिला है। तो यूपी के दमदमा से दमेल लाश किस काल की घटना है? मध्य पाषाण काल की घटना है। और महदाह से हड्डी के औजार, हड्डी के औजार मतलब मानव के जो हड्डी है उससे औजार बनाया कर क्या करता था। हड्डी के औजार यूपी के महदाह से मिला है। पाषाण काल में विशाल हड्डियों के साथ कहाँ से मिले हैं? तो हड्डी का साक्ष्य जब पूछेगा तो महदाह आएगा। और अगर यदि पूछेगा कि शव का बहुत सारा शव कहाँ से मिला है, तो दमदमा से मिला है। क्लियर है? क्वेश्चन है ग्रेगोरियम मडबांड किस काल में देखने को मिला है? तो ग्रेगोरियम मडबांड देखने को मिला है आपका नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में देखने को मिला है। अब इतना कुछ जानकारी हासिल की हम लोग इतिहास के बारे में, तो क्या एक ये ज्ञान के रूप में नहीं है? तो एक तो विद्वान है क्यूरी नाम के, क्या नाम है इनका? जेबी क्यूरी है या फिर क्या है, देख लेंगे। तो ड्यूरी करके एक इतिहास विद्वान है, इन्होंने कहा है कि इतिहास एक विज्ञान है, ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा। ग्रेगोरियम डिमांड सबसे ज्यादा किस शहर से मिला है? तो हस्तिनापुर। है कहाँ? हरियाणा से। किस काल की घटना है? नवपाषाण काल की घटना है। समझ में आ गया? देखो अब हम लोग क्या पढ़े, हम लोग देखें पूरा इतिहास, देखें इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांटे, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को आज पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे अधैतिहासिक काल को, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा सा झलक देखे हैं ना, अभी हम लोग सिर्फ मेहरगढ़ की घटना देखे हैं। कल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। फिर आएंगे ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल को, इसको भाई ऐतिहासिक काल को 4 भाग में बांटा जाता है। ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा जाता है? तो 4 भाग में बांटा जाता है। ऐतिहासिक काल को 4 भाग में बांटा जाता है। पहला कहा जाता है प्राचीन ऐतिहासिक काल। प्राचीन, देख रहा है बच्चा सब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता है जब लुसेंट का बुक लेता है। प्राचीन ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है आपका मध्य ऐतिहासिक काल। मध्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है आपका आधुनिक ऐतिहासिक काल। क्या आता है? आधुनिक ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है आपका नेहरू काल या फिर समकालीन काल या फिर विश्व काल। क्लियर है? तो कल हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे भाई? अर्ध ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता को देखने वाले हैं। और इस लेक्चर के एंड होते ही इसके प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो घटना चक्र से सॉल्व किए हैं उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो चीज़ अभी पढ़ा है उसको, वीडियो को, लेक्चर को अच्छा से देखिए एकदम प्यार से, और फिर उसके बाद जाके घटना चक्र का लेक्चर देखिए। देखना सब क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।